एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने पहली यूनिट बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें हमने इस यूनिट का पहला टॉपिक जिसमें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को बिल्कुल डिटेल में हमने किया है। और आज हम उसी यूनिट का, इसी सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक करेंगे। सेकंड टॉपिक कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस। किसके संदर्भ में इम्प्लीकेशन की बात की गई है, यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक और उनका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। किसके संदर्भ में? डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। तो इन सभी के संदर्भ में इम्प्लीकेशन की बात की गई है। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो है। यहाँ ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर हमने जनरल फैक्टर्स की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर इम्प्लीकेशन भी पूछा गया है। किसके संदर्भ में पूछा गया है कि जब टीचर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करे तो जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। स्टूडेंट एक्टिविटीज को प्लान किया जाए तब क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, और स्कूल में लर्निंग स्पेस को क्रिएट करने में जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। तो केवीएस पेडागोजी में जिस तरह से ये टॉपिक दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह से आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको मेनली तीन कैटेगरीज, तीन एरियाज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और इन्वायरमेंटल। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव एरिया में कौन से कारक आ जाएंगे जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है। अफेक्टिव में जैसे मोटिवेशन, इमोशन, एटीट्यूड आ जाएगा। और इन्वायरमेंटल का जो एरिया होगा उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वो सारी चीजें लर्निंग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब क्या पूछा गया है भाई, इम्प्लीकेशन की बात की गई है, यानी कि ये जो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है और उनका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, यानी कि जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये तीन मेन एरियाज को हम डिस्कस करेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और इन्वायरमेंट को। तो इन तीनों ही एरिया का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, किस संदर्भ में, यानी कि जब एक टीचर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करती है, यानी कि कक्षा की जो अनुदेशन रूपरेखा तैयार की जाती है, कक्षा में किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसकी जो रूपरेखा एक टीचर डिजाइन करती है, तो इन तीनों ही फैक्टर्स का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, इन तीनों एरियाज का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज प्लान करते टाइम इनका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, और स्कूल में लर्निंग स्पेस को क्रिएट करने में इन तीनों ही फैक्टर्स या तीनों एरियाज का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के संदर्भ में, यानी कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन किया जाए तो इन तीनों एरियाज या तीनों फैक्टर्स का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव फैक्टर्स का। तो देखिए, कॉग्निटिव फैक्टर्स का क्या रोल रहेगा या क्या इम्प्लीकेशन रहेगा क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करने में। तो सबसे पहली या सबसे जरूरी बात क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टूडेंट्स इज क्रूशियल व्हेन डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। यानी कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को जब डिजाइन किया जाए तो स्टूडेंट्स की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है और उनकी जो कॉग्निटिव लिमिटेशंस है उनका अहम रोल होता है। यानी कि टीचर को बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होगा, किसी का एवरेज होगा, किसी का कम होगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टीचर को उनकी एबिलिटीज और उनकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए टीचर को कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कंसीडर द एज, डेवलपमेंटल स्टेज एंड प्रियोर नॉलेज, यानी कि बच्चों की एज, उनकी डेवलपमेंटल स्टेज। हर बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज डिफरेंट होती है, क्योंकि किसी बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, किसी का धीरे होता है। और साथ ही प्रियोर नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान का भी उसको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, वो एक बेस का काम करते हैं। अगर टीचर को डेवलपमेंटल स्टेज, प्रियोर नॉलेज और इन सारी चीजों का पता ही नहीं होगा, तो अगर वो इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करेगी, बच्चों की पूर्व ज्ञान को ध्यान में न रखकर अगर इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करेंगे, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिसको उस टॉपिक के बारे में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि टीचर पढ़ा क्या रही है। तो टीचर को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद उसको पेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि किस तरह से अनुदेशन की जो गति होगी,
तेज होगी, धीरे होगी, किस तरह से वो पढ़ाएगी और जटिलता का लेवल क्या होगा, इन चीजों को एडजस्ट करना है। किसके बाद, यानी कि एज, डेवलपमेंटल स्टेज और प्योर नॉलेज को ध्यान में रखने के बाद टीचर को क्या करना चाहिए, पेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो अनुदेशन की गति होगी वो क्या रहेगी और कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या रहेगा, यानी कि जटिलता का लेवल क्या रहेगा, उसको उनको एडजस्ट करना चाहिए। इसके बाद जो है टीचर को अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का यूज करना चाहिए, जैसे विजुअल एड्स, हैंड ऑन एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क और लर्निंग स्टाइल्स, ताकि स्टूडेंट्स को इंगेज रखा जा सके। अब हम बात करेंगे अफेक्टिव फैक्टर्स की, यानी कि जो अफेक्टिव फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा जब एक टीचर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अफेक्टिव फैक्टर्स हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, इमोशन, ये अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि एक तो पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक टीचर को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए बच्चों को फोस्टर करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही लर्निंग में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए बच्चे का। तो इसके लिए एक टीचर क्या करेगी, उनको क्या करेगी, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी चाहिए, यानी कि बच्चों की चॉइस को देखना चाहिए कि उनका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, फीडबैक प्रदान करना चाहिए और साथ ही जो भी उनकी चॉइसेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको रेलिवेंट और मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से काम कर सके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। देखिए, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को जब एक टीचर डिजाइन करती है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। तो देखिए, क्लास का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जहां पर बच्चा बैठकर पढ़ाई करता है, तो वो बच्चे की लर्निंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि क्लासरूम किस तरह का होना चाहिए, वेल लिट, कंफर्टेबल और डिस्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, यानी कि प्रकाश रोशनी की जो भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्लासरूम को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए ताकि बच्चों में कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जा सके और लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कभी कभी जैसे टीचर ग्रुप एक्टिविटीज या ग्रुप डिस्कशंस का ऑर्गेनाइज करता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि जो डेस्क की जो सेटिंग है उसको भी बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए, कभी सर्कुलर कभी सेमी सर्कुलर तरीके से उनको अरेंज कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को एक नयापन महसूस हो। तो देखिए, ये था क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को जब डिजाइन किया जाए तो इन तीनों फैक्टर्स का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज को प्लान करते टाइम इन तीनों फैक्टर्स का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। सबसे पहले हम कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात करेंगे। तो देखिए, जब स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज प्लान की जाए तो एक टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और उनकी नीड क्या होंगी उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज उनको दी जानी चाहिए जो एक तरह से उनके लिए चैलेंज का काम करें, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको वो अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे अफेक्टिव फैक्टर्स का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा जब एक टीचर स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज को प्लान करती है, ठीक है। तो देखिए, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज को प्लान करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भी बच्चों की सीखने में रुचि पैदा हो, इस तरह की एक्टिविटीज क्रिएट की जानी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज बनाई जानी चाहिए और साथ ही बच्चे उस काम को करने के लिए आंतरिक रूप से इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रमोट किया जा सके, यानी कि वो खुद उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो, क्योंकि जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो ज्यादा प्रभावित नहीं करती। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अहम रोल होता है। जब बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर जाता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज को प्लान करते टाइम एक टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज बनाए ताकि बच्चों का उस चीज में इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो अपने आप मोटिवेट हो। तो एक टीचर इसके लिए क्या कर सकती है, देखिए टीचर को क्या करना चाहिए, प्रोवाइडिंग चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि एक टीचर को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की चॉइसेस बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकले, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और जो भी एक्टिविटीज हैं वो रेलिवेंट और मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स की जिंदगी से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनके लिए रेलिवेंट होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इंप्लीकेशन रहेगा जब स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात की फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, उसका अहम रोल होता है। एक टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी का भी एक टीचर को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इनरिच करती है। साथ ही बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ताकि उनको एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए
मौका मिल सके, वो एक्सप्लोर कर सके, कुछ डिस्कवर कर सके। तो ये था स्टूडेंट्स एक्टिविटीज को प्लान करते टाइम इन तीनों फैक्टर्स का क्या इंप्लीकेशन रहेगा। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, यानी कि स्कूल में लर्निंग स्पेस को क्रिएट करते टाइम इन तीनों फैक्टर्स, तीनों एरियाज का क्या इंप्लीकेशन रहेगा। कौन कौन से 3 एरियाज की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से 3 फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इंप्लीकेशन रहेगा जब स्कूल में लर्निंग स्पेस को क्रिएट किया जाए, तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव फैक्टर्स की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल इन्वायरमेंट स्कूल का अच्छा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को अफेक्ट करता है। स्कूल इस तरह से डिजाइन होना चाहिए जो बच्चों को लर्निंग में इंगेज रखे। ठीक है, इसके अलावा लाइटिंग, टेम्परेचर, नॉइस लेवल, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल का जो लेआउट है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, इस तरह से संगठित करना चाहिए जहां पर बच्चों में कोलैबोरेशन की फीलिंग डेवलप हो, यानी कि कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिले। क्लासरूम इस तरह से डिजाइन किए जाने चाहिए, क्योंकि हम कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो क्लास में किस तरह की, यानी कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक ही टीचिंग मेथड्स का प्रयोग टीचर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शनल मेथड होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अफेक्टिव फैक्टर्स का क्या इंप्लीकेशन रहेगा जब स्कूल में लर्निंग स्पेस को क्रिएट किया जाए। तो देखिए लर्निंग स्पेस को डिजाइन करते टाइम क्या ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव और सपोर्टिव होना चाहिए जहां पर बच्चे अच्छे से सीख सकें। स्कूल को और कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किसको प्रमोट करना चाहिए, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि कल्चर की रिस्पेक्ट करना सीखे बच्चे, कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिले, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब समन्वित होकर काम करना सीखे। साथ ही बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जानी चाहिए जहां पर उनको चॉइस और वॉइस के लिए अवसर मिल सके, यानी कि उनकी चॉइस के अवसर हो, साथ ही उनको बोलने का मौका भी मिले। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इंप्लीकेशन रहेगा, किसके संदर्भ में, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल्स, यानी कि स्कूल में जब लर्निंग स्पेस को क्रिएट किया जाए तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या इंप्लीकेशन रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल इन्वायरमेंट स्कूल का बेहतर होना चाहिए ताकि बच्चों में लर्निंग के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, स्कूल को और कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज सच एज लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, यानी कि बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखें और दूसरे रिसोर्सेज जैसे लाइब्रेरी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, या म्यूजिक रूम हो गया, या स्पोर्ट्स रूम हो गया, इस तरह की रिसोर्सेज भी स्कूल में होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो स्कूल में गार्डन होना चाहिए। कभी कभी बच्चों के लिए आउटडोर क्लासरूम भी ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, यानी कि टीचर जो है बाहर बैठाकर भी बच्चों को पढ़ा सकता है। इसके अलावा स्कूल जो है आर्ट और डिजाइन को भी यूज कर सकता है ताकि बच्चों को विजुअली स्टिमुलेट किया जा सके, यानी कि आर्ट और डिजाइन जिसमें बच्चे देखकर भी कुछ सीखते हैं। तो जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे। तो देखिए ये था आपका टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इंप्लीकेशन। किसके संदर्भ में इंप्लीकेशन की बात की गई थी, यानी कि जब एक टीचर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करे तो जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक है उनका क्या इंप्लीकेशन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज को प्लान करें तो क्या इंप्लीकेशन रहेगा लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों का, और इसके अलावा स्कूल में जब लर्निंग स्पेस को क्रिएट किया जाए तो क्या इंप्लीकेशन रहेगा जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल्स के कौन से 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होती है, लर्निंग स्टाइल का क्या मतलब है। तो लर्निंग स्टाइल पर मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि वो लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, एक्टिव रिफ्लेक्टिव सेंसिंग, सीक्वेंशियल, ग्लोबल, इंट्यूटिव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो है एक्टिव, रिफ्लेक्टिव और सेंसिंग और सीक्वेंशियल, ग्लोबल, इंट्यूटिव, ये कोई लर्निंग स्टाइल्स नहीं है। आप लर्निंग स्टाइल्स का वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। तो कौन कौन सी लर्निंग स्टाइल्स हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, यानी कि दृश्य, श्रवण और काइनेस्थेटिक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग, यानी कि कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित नहीं करता। 3 फैक्टर ऐसे हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, एक नहीं है, आपको जो नहीं वाला है वो बताना है। ठीक है, एटीट्यूड लर्निंग को प्रभावित करता है, ये अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है। सोशल मीडिया और मोटिवेशन, मोटिवेशन किस में आएगा, अफेक्टिव फैक्टर्स में। तो कौन सा प्रभावित नहीं करता, सोशल मीडिया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न बेस्ट इन देयर प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल, यानी कि एक छात्र की क्षमता के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जा सकता है, इनमें से कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे जो उनकी पसंदीदा शैक्षणिक शैली में सबसे अधिक सीख सकते हैं, जिसके द्वारा वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। कॉग्निटिव स्टाइल, यानी कि कॉग्निटिव स्टाइल का मतलब जो संज्ञानात्मक शैली है उसका प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा बच्चा अच्छे से सीख सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कॉग्निटिव शैली या कॉग्निटिव स्टाइल के द्वारा बच्चा अच्छे से सीख सकता है। लर्निंग प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल या लर्निंग स्टाइल या नन ऑफ द अबव। तो किसको मतलब कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा एक बच्चा अच्छे से सीख सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लर्निंग को प्रेफरेंस देना है, यानी कि अधिगम को प्रेफरेंस देना है, स्टाइल को प्रेफरेंस नहीं देना है, यानी कि शिक्षण को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a characteristic of effective classroom instruction? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कक्षा शिक्षा की विशेषता नहीं है, यानी कि इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो 3 इसमें से सही है, आपको जो गलत वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना है। क्लियर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए भाई, होने चाहिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, यानी कि सक्रिय छात्र भागीदारी, बिल्कुल स्टूडेंट एंगेज होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना एक इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑनगोइंग असेसमेंट, यानी कि निरंतर मूल्यांकन भी बच्चों का किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a strategy for promoting student motivation, यानी कि छात्र मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति नहीं है, यानी कि एक जो स्ट्रेटेजी है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करती, वो मोटिवेट नहीं करने वाली स्ट्रेटेजी आपको बतानी है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑटोनोमी, यानी कि स्वतंत्रता के लिए अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। इम्फेसाइजिंग एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, यानी कि बाहरी पुरस्कार पर जोर देना। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण को प्रोत्साहित करना। फॉस्टरिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, या एक विकास माइंडसेट को बढ़ावा देना। तो कौन सी एक स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके द्वारा स्टूडेंट मोटिवेशन को प्रमोट किया जा सकता है? तो देखिए जो बाहरी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है उस पर ज्यादा फोकस करना, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हम नहीं कह सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a component of self-regulated learning, यानी कि स्वनियंत्रित अधिगम का कौन सा एक अंग नहीं है, यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का एक कंपोनेंट नहीं है इन चारों में से, वो कंपोनेंट आपको बताना है। गोल सेटिंग, मॉनिटरिंग, रिवॉर्ड्स या रिफ्लेक्शन। तो देखिए गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्यों को निर्धारित करता है, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति अपने आप गोल सेट करता है, अपने आप को मॉनिटर करता है, अपने आप को जांचता है। रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार, तो पुरस्कार जो है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का एक कंपोनेंट नहीं है। और रिफ्लेक्शन यानी कि अपने आप को खुद पर्यवेक्षित करना, अपना पर्यवेक्षण करना, अपना स्वचिंतन करना। तो कौन कौन से कंपोनेंट है? गोल सेटिंग, मॉनिटरिंग और रिफ्लेक्शन, ये तीनों ही कंपोनेंट किसके हैं? सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के। कौन सा नहीं है? रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग स्टाइल। अगर आप लोगों को लर्निंग स्टाइल पता होगा तो आप क्विकली बता पाएंगे कि कौन सी इनमें से लर्निंग स्टाइल नहीं है। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, लॉजिकल। तो देखिए पहला ही जो क्वेश्चन था उसमें हमने तीनों देखी थी, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये तीनों ही लर्निंग स्टाइल है। कौन सी नहीं है? लॉजिकल। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a strategy for promoting cognitive development, यानी कि इनमें से जो है cognitive development को प्रमोट करने वाली कौन सी एक स्ट्रेटेजी नहीं है? नहीं वाली बतानी है, ठीक है। जो cognitive development को प्रमोट नहीं करती वो आपको बतानी है। इंक्रीजिंग इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन, देखिए जांच और अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित करना, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए अवसर प्रदान करना, भाई किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक स्ट्रेटेजी है, उसको प्रमोट करती है। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी कि जो संवेदनशील विचार कौशल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, उनको फोस्टर करना, बढ़ावा देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर लर्निंग, यानी कि बाहरी रिवॉर्ड देना, बाहरी पुरस्कार प्रोवाइड करना लर्निंग के लिए, तो ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने की एक अच्छी स्ट्रेटेजी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग मोटिवेशन। देखिए इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करता, यानी कि लर्निंग मोटिवेशन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर्सनल इंटरेस्ट, देखिए पर्सनल इंटरेस्ट अफेक्ट करता है। सेल्फ एफिकेसी, यानी कि उसकी खुद की एफिकेसी क्या है वो भी प्रभावित करती है। टीचर एक्सपेक्टेशंस और क्लासरूम टेम्परेचर। तो देखिए टीचर का एक्सपेक्टेशन, ये जो फैक्टर है ये जो है लर्निंग मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि जो शिक्षक की उम्मीदें हैं उसका रोल नहीं है लर्निंग मोटिवेशन को अफेक्ट करने में। क्लासरूम टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, यानी कि क्लास का अगर तापमान उचित नहीं होगा तो बच्चे जिस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, जहां पर वो बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ एफिकेसी और क्लासरूम टेम्परेचर, ये तीनों ही फैक्टर लर्निंग मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन सा नहीं करता? सी। कौन सा? टीचर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। देखिए जब क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन किया जाए तो इनमें से कौन सा एक इम्प्लीकेशन नहीं होगा, यानी कि कौन सा एक निहितार्थ नहीं होगा, किसका अहम रोल नहीं होगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक, भाई प्रतिक्रिया प्रदान करना, यानी कि फीडबैक प्रदान करना बिल्कुल जरूरी है एक टीचर के लिए, बच्चों को फीडबैक देना। इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन, देखिए मेमोराइजेशन पर फोकस करना, ये एक क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को जब डिजाइन किया जाए तो उसका एक इम्प्लीकेशन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्या है? अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू लर्निंग स्टाइल्स, यानी लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को अडेप्ट करना, उनमें कुछ चेंजेस करना, तो ये भी होगा। तो तीन इंप्लीकेशन रहेंगे, प्रोवाइडिंग फीडबैक, इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन और अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू लर्निंग स्टाइल्स। कौन सा नहीं होगा? फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन, यानी कि मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना, उस पर फोकस करना, वो एक इंप्लीकेशन हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस और करिकुलम से रिलेटेड होगा। ठीक है।